क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पीक्यूआर लिमिटेड है जिसका एनुअल सैलरी दिया गया 30 लाख रुपए का। वो रिकंसिडर कर रही है परचेस करने के लिए करंट प्रेजेंट करने के लिए करंट प्रेजेंट वो रिकंसिडर कर रही है प्रेजेंट कलेक्शन पॉलिसीज़। एट प्रेजेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है वो 50 दिन का है। बेड डेट हुआ है 5% ऑफ द सेल्स है। कंपनी का इनकर्ड कर रही है एक्सपेंडिचर 30,000 रुपये का किसके ऊपर? कलेक्शन रिसीवेबल्स के ऊपर। मतलब जो भी रिसीवेबल को कलेक्ट करती है उसके ऊपर एक्सपेंडिचर 30,000 का करिए। कॉस्ट ऑफ द फंड कितना है? 10% है। ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज़ के हिसाब से दिए गया है। एवरेज कलेक्शन पीरियड दिया गया है। बेड डेट क्लॉज दे दिए गए। कलेक्शन एक्सपेंसिस दे दिए गए। डिटरमाइन करके बताना है ऑल्टरनेटिव बेस के ऊपर, इंक्रीमेंटल बेस के ऊपर, और कौन सा ऑल्टरनेटिव मोर बेनिफिशियल रहेगा वो भी बताना है। सेल्स रेवेन्यू देखेंगे हम लोग प्रेजेंट ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2 के हिसाब से तो 30 लाख रुपए ही है। एवरेज कलेक्शन पीरियड देखेंगे तो 50, 40 और 30 है। ये कहाँ दिया गया था? तो 50 तो हमको दिया गया था ऊपर प्रेजेंट के अंदर, और ऑल्टरनेटिव 1 और 2 के अंदर 40 और 30 दिया गया था। रिसीवेबल देखेंगे तो सेल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड करेंगे 360 से। यहाँ पर रिज्यूम करके चलाएगा 360 डेज इन ईयर है तो 30 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किसी 50 से डिवाइड करके 360 जो देना आएगा 4,16,667 आ जाएगा। और वैसे ही ऑल्टरनेटिव 1 और 2 के अंदर भी कर देना है। रिडक्शन कितना हो रहा है रिसीवेबल्स फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल के हिसाब से? तो 333 में से माइनस करेंगे 41 667 से, तो कितना आएगा 83,334, मतलब 83,334। और 2,50,000 में से माइनस करेंगे 4,16,667 से, तो कितना आएगा 166,667 आएगा। और सेविंग्स देखेंगे अगर हम लोग इंटरेस्ट के अंदर, तो 10% की हो रही है हमारी। कैसे होगी? तो यहाँ पर हमको दिया गया था कि कॉस्ट ऑफ द फंड कितना था? 10% था, तो वो 10% की हमारी अभी सेविंग हो जाएगी। तो कितना 83,334 को का 10% करेंगे तो 8333 आ जाएगा। और 166,667 का 10% करेंगे तो 16,667 आ जाएगा। और यहाँ पर बैड डेट का परसेंट कितना दिया गया था? 5%, 4% और 3%। तो अमाउंट कितना निकल के आएगा? 30 लाख का 5% करेंगे 1,50,000। वैसे 30 लाख का 4% करेंगे तो 1,20। और ऑल्टरनेटिव 2 में भी कर देना। रिडक्शन कितना हो रहा है बैड डेट का प्रेजेंट लेवल के ऊपर? तो 30,000 1,20,000 में से माइनस करेंगे 1,50 तो 30 आ जाएगा। 90 में से माइनस करेंगे 1,50 तो 60 आ जाएगा। और इंक्रीमेंटल बेनिफिट देखेंगे फ्रॉम द प्रेजेंट लेवल, तो वो कैसे निकलेगा? तो जो हमारा 8333 था, जो सेविंग्स था इंटरेस्ट का, उसके अंदर हम लोग क्या जोड़ देंगे? जो कि बैड डेट हो रहा है रिडक्शन, वो जोड़ देंगे हम लोग 30,000 का, तो 38,333 आ जाएगा। और वैसे ही तो सेकंड अल्टरनेटिव में भी कर देना है। कलेक्शन एक्सपेंसेस देखेंगे तो 30,000, 60,000 और 95,000 का हमको दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा इंक्रीमेंटल कलेक्शन एक्सपेंसेस प्रेजेंट के हिसाब से कितना होगा? 60 में से माइनस करेंगे 30 तो 30 का आ जाएगा। 95 में से माइनस करेंगे 30 तो 65 का आ जाएगा। इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट कितना हो जाएगा हमारा? तो 38,333 में से माइनस करेंगे 30,000 तो 8,333 आ जाएगा। 76,667 में से 65,000 माइनस करेंगे तो 11,667 आ जाएगा। ऑल्टरनेटिव 2 है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंटल बेनिफिट आ रहा है, इसलिए हम लोग उसको चूज़ कर लेंगे। एज अ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रेटजी इंक्रीज इन द सेल्स एंड द प्रॉफिट, सेल्स मैनेजर जो है कंपनी का, वो प्रपोज कर रहा है कि सेल करेगा गुड्स को, एक कंपनी को जो कि न्यू कस्टमर है उसका 10% रिस्क है नॉन पेमेंट के लिए। जो ग्रुप है वो रिक्वायर्ड कर रहा है, मतलब ग्रुप मांग रहा है हमसे कितना? 1.5 मंथ का क्रेडिट एंड इंक्रीज़ कर देगा हमारा वो सेल्स किट से 1,00,000 रुपये से। जो प्रोडक्शन है एंड जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो कितना है? 80% ऑफ द सेल्स है। इनकम टैक्स का रेट 50% है। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर टैक्स 25% है। सेल्स मैनेजर जो है वो प्रपोज कर रहा है, क्या हम इसको एक्सेप्ट करें? एनालाइज करके बताइए, कंप्यूट करके बताइएगा। डिग्री ऑफ द रिस्क नॉन पेमेंट का जो है वो अज्यूम किया जाता है कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है आफ्टर टैक्स वो कितना हो जाएगा? 30%, 40 और 60% हो जाएगा। तो स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नेट सेल्स 1,00,000 रुपये का, इसमें से लेस करेंगे प्रोडक्शन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 80% का, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द बैड डेट आ जाएगा 20,000 रुपये। इसमें से 10% का बैड डेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये का हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। इसमें से टैक्स 50% निकालेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 का आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे तो टोटल कॉस्ट के ऊपर आते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100, मतलब 80,000 का हमारा कॉस्ट लग रहा है। इस 80,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम कितना क्रेडिट पीरियड देना चाहते हैं तो 1.5 का वो हमारे से मांग रहा है, तो 1.5 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई करेंगे 25% हमारा क्या है? तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, तो 25% करेंगे तो 2,500 का हमारे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। 5,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो 2,500 आ जाएगा। यहाँ पर हमको रिक्वायर्ड रेट को रिटर्न के हिसाब से, मतलब 30, 40 और 60 के हिसाब से कैलकुलेट करके बताना, तो 1,00,000
तीनों के अंदर आ जाएगा, उसमें से लेस करेंगे प्रोडक्शन सेलिंग एक्सपेंसेस 80,000 तीनों के अंदर आ जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग द बैड डेट आ जाएगा 20,000 रुपये का। अगर बैड डेट को हम लोग अज्यूम करते हैं कि वो एक्स अमाउंट है, तो हमारा प्रॉफिट अब बिफोर टैक्स आ जाएगा 20,000 माइनस बाय एक्स, 20,000 माइनस बाय एक्स, 20,000 माइनस बाय एक्स, लेस करेंगे 50% टैक्स, तो 20,000 को माइनस बाय एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तीनों के अंदर, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 10,000 माइनस बाय 0.5 एक्स तीनों के अंदर आ जाएगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमको गिवन था कितना 30%, कितना था हमारा 30%, 40 और 60%। तो एवरेज डिटेल्स निकालना पड़ेगा हमको। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द क्रेडिट सेल्स कितना लग रहा है हमारा 80,000 का लग रहा है। और हम कितना क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहा है 1.5 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 10,000 आ जाएगा। इसका 30%, 40%, 60% करेंगे तो 3,000, 4,000, 6,000 आ जाएगा। कैश वन के अंदर देखेंगे तो 10,000 माइनस बाय 0.5 एक्स इज इक्वल टू 3,000। ये 10,000 लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में जाएगा, और फिर ये जो 0.5 लेफ्ट हैंड साइड में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा, तो 14,000 का हमारा क्या आ जाएगा बैड डेट आ जाएगा कैश वन के अंदर। और फिर बैड डेट का परसेंटेज अगर हम लोग सेल्स के हिसाब से देखें तो 14,000 को डिवाइड करेंगे 1,00,000 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना आएगा 14% आ जाएगा हमारा बैड डेट। सेकंड केस के अंदर भी वैसा ही कर देना, थर्ड में भी वैसा ही कर देना है। और एक्सेप्टेड डिग्री ऑफ द रिस्क नॉन पेमेंट का 14%, 12% और 8% निकल के आ रहा है। जब हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 30, 40 और 60 रख रहे हैं, तो स्लो पेयर्स जो है वो रेगुलर कस्टमर है गुड डीलर्स लिमिटेड का, एंड वो अप्रोच कर रहा है कि क्रेडिट पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर दे। एनालाइज किया जा रहा है कि पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे और फॉलोइंग पैटर्न्स हमको दी गई है कि ऐसे ऐसे पे हो रहा है उनके वहाँ से पेमेंट कैसे आ रहा है। तो 30 डेज़ के अंदर एट द एंड ऑफ द 30 डेज़ 15% जो बिल है वो सेटल हो रहे हैं। 60 एट द एंड ऑफ द 60 डेज़ के अंदर 34% ऑफ द बिल सेटल हो रहा है। एट द एंड ऑफ द 90 डेज़ के अंदर 30%, और एट द एंड ऑफ द 100 डेज़ के अंदर 20%, और 1% की क्या है हमारी नॉन रिकवरी है। स्लो पेयर्स जो है वो एंटर हो रहा है कमिटमेंट के अंदर कि वो परचेज ऑफ द गुड्स कर लेंगे। अगर 15 लाख रुपए का उनका परचेस हुआ 20-21 के अंदर, डिलीवरीज जो है वो इक्वल क्वार्टरली के अंदर आ रही है, मतलब हर क्वार्टर के फर्स्ट डे पे डिलीवरी आएगी। जो प्राइस पर यूनिट है कमोडिटी का वो 150 रुपीज़ के हिसाब से है, जिसके अंदर प्रॉफिट जो है वो 5 पर यूनिट के हिसाब से है। मतलब अगर हम लोग कॉस्ट देखें तो कितनी आएगी 150 में से माइनस करेंगे 5 तो 145 की कॉस्ट आएगी। और एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो गुड्स एंटिसिपेट किया जा रहा है गुड डीलर्स के द्वारा कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके अगर हम लोग ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया तो हमको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर 5,000 पर एनम के हिसाब से करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसके अंदर कितना कॉस्ट ऑफ द फंड है हमारा 24% का कॉस्ट ऑफ द फंड है पर एनम के हिसाब से। जो फाइनेंशियल मैनेजर है ऑफ द सेलर वो रिकमेंड कर रहा है कि ग्रांट कर दीजिए क्रेडिट स्लो प्लेयर्स को। एनालाइज करके बताइए। वर्किंग पूरा हमारा पार्ट बनेगा आंसर का, और अज्यूम करना है 365 डेज़ इन ईयर है। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना निकलेगा, क्रेडिट सेल्स कितना दे रहा है 15 लाख का, 15 लाख का उसमें से लेस करेंगे टोटल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकलेगी, तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर 15 लाख था हमारा परचेस, उसको डिवाइड करके 150 से, तो हमारे पास यूनिट सोल्ड कितना आ जाएगा 10,000। इसको मल्टीप्लाई 145 से करेंगे क्योंकि 145 की हमारी कॉस्ट थी, तो 145 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,50,000 आ जाएगा। और रिकरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, तो रिकरिंग हमको 5,000 का पर एनम के हिसाब से लगाना पड़ेगा, तो 14,55,000 आ गया। बैड डेट कितना आएगा, तो 1% नॉन रिकवरी है हमारा, तो वो 15 लाख का 1% करेंगे तो 15,000 आ गया। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 30,000 का आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे तो टोटल कॉस्ट को मल्टीप्लाई कलेक्टेड पीरियड से डिवाइड 365 से मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ द रिटर्न डिवाइड बाई 100 से। तो यहाँ पर 15, 34, 30 और 20% के हिसाब से देखेंगे हम लोग। तो टोटल कॉस्ट कितनी है 14,55,000। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 14,55,000 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 30 डिवाइड बाई 365। ये किस क्यों 30 डिवाइड बाई 365 करेंगे, क्योंकि 30 डेज़ के अंदर कितना हमारा पेमेंट आ रहा है 15% का बिल हमारे सेटल हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 14,55,000 का 15% करेंगे तो कितना आ जाएगा 2,80,250। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिवाइड करेंगे 365 से, और इसके ऊपर हमको कितना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मतलब कॉस्ट ऑफ द फंड कितना दिया गया था 24%। तो मल्टीप्लाई 24% करेंगे तो कितना आएगा 4,305 आएगा। वैसे 34 के अंदर भी कैसे करना है, तो 14,55,000 को मल्टीप्लाई करना 34% से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना 60 डिवाइड बाई 365 से, और फिर 24% से मल्टीप्लाई कर देना तो 19,517 आ जाएगा। और वैसे टोटल करेंगे तो 68,787 आ जाएगा। और ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ऊपर लिख देंगे। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट में से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस करेंगे तो हमारा लॉस में आ रहा है। तो प्रपोजल पॉलिसीज़ जो है उसको अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा हम लोग रिकमेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर नेट बेनिफिट नहीं आ रहा है, वहाँ पर नेट लॉस आ रहा है। इसलिए या तो आप ऐसा बोलो कि नेट बेनिफिट जो है वो नेगेटिव आ रहा है।
इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे नेशनल इनकम डिफाइन करना है नेशनल इनकम को। तो नेशनल इनकम क्या होती है, जो वैल्यू होती है सारे इकोनॉमिक गुड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस की जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक कंट्री के एक अकाउंटिंग ईयर में। इसके अंदर हम लोग जोड़ देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब NFIA, या तो आप इसको बोलो कि सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम जो कि जनरेट की गई है नॉर्मल रेसिडेंट के द्वारा उस कंट्री के, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री किस फॉर्म में, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट के फॉर्म में एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। फंक्शंस क्या होते हैं सिस्टम ऑफ द नेशनल अकाउंट सोर्स के अंदर। तो ये डेवलप किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। ये प्रोवाइड करता है हमको कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्सेप्चुअल एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, जो हमको अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर कंप्लाइंग, मतलब इससे हम लोग क्या जो ये हमको क्या देता है, कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्चुअल एंड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क देता है कंप्लाइंस करने के लिए एंड रिपोर्ट करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स, जिसको हम लोग एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी को। मतलब ये परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए ये बनाया गया था। और डिफ़ाइन कीजिए GDP MP क्या है, तो मार्केट वैल्यू है सारे फाइनल इकोनॉमिक गुड सर्विसेज की। इसमें क्रॉस ऑफ द डेप्रिसिएशन भी आता है, जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एक निर्धारित समय पे, मतलब एक गिवन टाइम पीरियड पे। डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस बताइए इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स का। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है, तो डिफरेंस किसके बिटवीन का, वैल्यू ऑफ द आउटपुट एंड द परचेज ऑफ द इंटरमीडिएट गुड्स। डिफरेंस बताइए इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स का। इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है वो हम यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए अदर गुड्स, रेदर देन उसको हम लोग सोल्ड नहीं कर देते, और वो काउंट भी नहीं होते नेशनल इनकम के अंदर। क्योंकि अगर वो उसको काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। लेकिन जो फाइनल गुड्स होते हैं वो फाइनल कंजम्पशन के लिए होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, डिस्टिंग्विश इंटरमीडिएट गुड्स एंड द फाइनल गुड्स। ये हमने कर दिया, 5th कर दिया। 6th देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो अलग है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। इसमें इंक्लूड किया जाएगा सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो कि क्रिएट करेगी गुड सर्विसेज को, जो कि वैल्यूड की जाएगी मार्केट प्राइस के ऊपर। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती है वो उसके अंदर गुड सर्विसेज तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो एक्सचेंज नहीं की जाती मार्केट ट्रांजेक्शन्स के ऊपर, और उसकी कोई मार्केट वैल्यू भी नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, नॉर्मल GDP एंड रियल GDP का डिफरेंस बताइए। तो GDP जो होता है करंट मार्केट प्राइस पे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल GDP, या तो आप GDP एट अ करंट प्राइस भी बोल सकते हो। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कैलकुलेशन के अंदर हम लोग रियल GDP लेते हैं, या तो GDP एट अ कांस्टेंट प्राइस लेते हैं, जहाँ पर जो वैल्यू होती है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर होती है, जो कि चूज़ किया जाता है बेस ईयर के बेस पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस बताइए GDP करंट एंड कांस्टेंट प्राइस का, जो कि हमने देख लिया ऊपर 7th के अंदर। 9th का देखते हैं, डिफरेंस बताइए नेशनल एंड डोमेस्टिक का। तो नेशनल जो है वो टर्म रेफ़र करता है नॉर्मल रेसिडेंट्स को, यानी नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्रीज जो होंगे वो सब क्या होंगे, तो नेशनल वो रेफ़र करेगा, नेशनल टर्म से रेफ़र किए जाएंगे, जो कि विद इन या तो आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री में भी हो सकते हैं। ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। जबकि डोमेस्टिक जो है उसके अंदर तो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ही आएगा, मतलब जो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री के अंदर हो रहा है वही आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 10th देखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फैक्टर कास्ट। फैक्टर कास्ट क्या होती है, तो फैक्टर कास्ट क्या है, तो मार्केट प्राइस में से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं तो हमको फैक्टर कास्ट मिल जाती है। या तो आप बोलो मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस बाय सब्सिडी करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में ऐड कर देना सब्सिडी। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, हमको डिफरेंस बताइए टैक्स ऑन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्सेस के ऊपर। तो जो प्रोडक्ट टैक्सेस होते हैं वो रिलेट करते हैं क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, मतलब जितना आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे उतना आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ये गवर्नमेंट डिवाइड करती है गुड सर्विसेज के ऊपर। इसका एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक GST। टैक्स जो होता है ऑन प्रोडक्शन, ये टैक्सेस है जो कि रिलेट नहीं करते क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। लाइक
फैक्ट्री लाइसेंस फीस, पॉल्यूशन टैक्स एक्सेट्रा। मतलब आप जितना भी प्रोड्यूस कर लो ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, आपको लगनी है मतलब लगनी है, फैक्ट्री लाइसेंस फीस, पॉल्यूशन टैक्स एक्सेट्रा। उसके बाद क्या है, तो 12th के अंदर डिफाइन कीजिए मिक्स इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम जो होती है वो इंक्लूड करती है सारी इनकम्स, सारी ऐसी इनकम्स जो कि डिफ़िकल्ट है सेपरेट करने में, मतलब वो सेपरेबल नहीं है। ऐसी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड इनकम। एग्जांपल देखेंगे, लेबर इनकम कहाँ से, कैपिटल इनकम से, लेकिन पीपल जो है वो प्रोवाइड कर रहा है दोनों, कैपिटल भी प्रोवाइड कर रहा है और लेबर भी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसके अंदर हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे, ये डिफ़िकल्ट है सेपरेट करना, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड इनकम बोलेंगे। उसके बाद देखेंगे पर कैपिटल इनकम क्या होती है, तो जीडीपी पर कैपिटल जो मेज़र किया जाता है कंट्रीज़ के इकोनॉमिक आउटपुट के ऊपर पर पर्सन के बेसिस पे, ये ऑब्टेन किया जाता है। कैसे, अगर हम लोग डिवाइड कर दें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री को, जो कि एडजस्टेड होगा बाय द इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन की इफेक्ट हम लोग को इसके अंदर ले लेनी है। किससे डिवाइड करना है इसको, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करना है। उसके बाद है हाउ डज द पर्सनल इनकम डिफर्स फ्रॉम द डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम कैसे अलग है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम से, तो पर्सनल इनकम है वो क्या है, मेजर्स है एक्चुअल करंट इनकम का। पर्सनल इनकम क्या है, एक मेज़र है एक्चुअल करंट इनकम रिसिप्ट ऑफ द पर्सनस का, जो कि सारे सोर्सेज से होगा। मतलब एक इनकम करंट मतलब क्या है, वो रिसिप्ट है पर्सन के सारे सोर्स ऑफ इनकम का। इनकम ने पर्सन ने जहाँ से भी पैसा कमाया है उसकी करंट इनकम, उसकी एक्चुअल करंट इनकम जो है वो उसको उसको कैसे मेज़र किया जा सकता है, पर्सनल इनकम के बेसिस पे। और डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है, जब यही पर्सनल इनकम में से हम लोग निकाल दे डायरेक्ट टैक्सेस जो कि इंडिविजुअल पेड करता है, एंड जो अदर कंपलसरी पेमेंट जो कि गवर्नमेंट को करने हैं उसको अगर हम लोग निकाल दें तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हो गई, और ये हमारे लिए कंजम्पशन के लिए या तो सेविंग के लिए अवेलेबल होती है।